हाय एवरीवन, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमें सही में फॉलो करते हैं। आई थिंक आप सब ने सोशल मीडिया में जो अभी हमारे इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। उन्होंने बताया है कि गौरव ऋतु को मेड की तरह ट्रीट करते थे। गौरव तनेजा और ऋतु राठी के डिवोर्स रूमर्स सभी का ध्यान खींच रहे थे। ऋतु राठी ने पहले भी गौरव तनेजा के ऊपर एफआईआर और केस वगैरह करके रखा है हैरेसमेंट का। अगर तो ये चीप पब्लिसिटी स्टंट है तो ये बहुत खराब होगा। दिल्ली में हुआ है और डिवोर्स भी दिल्ली में ही होने वाला है। मोस्टली ताने जो कसे जा रहे हैं वो गौरव तनेजा पे कसे जा रहे हैं। अब देखो केस नंबर वगैरह है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूँ। डिवोर्स वाला सिचुएशन एक फेक पीआर स्टंट था। और जो लोग सही में फॉलो करते हैं, में प्यार करते हैं, एक्चुअली वो लोग उस चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं कि इंटरनेट पे जो कंट्रोवर्सी, जो रूमर स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, रूमर्स चल रही होती हैं, और जब इतने सारे लोग एक ही चीज़ के बारे में, एक ही रूमर के बारे में बात करते हैं तो लोगों को वो सच लगने लगता है। देखिए, ये बात शुरू हुई थी जब प्रेमानंद महाराज जी को वीडियो आउट हुआ था और जहाँ पे ऋतु गई थी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने। लोगों को ऐसा लगा कि ये पीआर स्टंट है। देखिए, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, जो लोग प्रेमानंद महाराज जी को सही में फॉलो करते हैं उनको दूध का दूध और पानी का पानी ऑलरेडी हो चुका है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। और जितने भी वीडियो पे या क्रिएटर्स ने या न्यूज़ चैनल्स ने या मीम पेजेस ने उस पोस्ट को लेके अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, अनफॉर्चुनेटली किसी को भी उसका मतलब समझ में नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं दोज हु लव मी आई लव देम बैक। कुछ लोगों ने उसका मतलब निकाला कि जो लोग कभी भी किसी को प्यार किया है वही समझ सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इससे ये क्लियर होगा कि 99.9% लोग शायद उतनी डेप्थ में प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो नहीं करते। हाँ, वो जानते हैं वो कौन है, एक संत हैं, वृंदावन में निवास करते हैं, वो सत्संग करते हैं, एकांतिक करते हैं। बट अगर कोई प्रेमानंद जी महाराज को एक हफ्ता भी सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा जोई जोई प्यारो करे का मतलब क्या है। वो एक्चुअली उनके जीवन का सार है। और श्री हित 84 का जो पद है, 84 पद है, उसमें पहला वाक्य, पहला सेंटेंस वो है। तो जब आप प्रेमानंद जी महाराज को ठीक से नहीं जानते, ये नहीं जानते कि उनके एकांतिक और सत्संग कैसे फंक्शन करते हैं, तो आपको वो पीआर ही लगेगा, क्योंकि ऐसा ही मीडिया ने उसको पोर्ट्रे किया है। देखिए, कभी भी जब कोई प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में जाता है और अपना प्रश्न सामने रखता है तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, नवल नागरी बाबा है जो प्रश्न भक्तों के पूछते हैं, वो सबसे पहले श्री सुषमा जी इंदौर से, श्री राकेश जी बिहार से, सबसे पहले वो नाम और वो कहाँ से है पूछते हैं। फिर कैमरा पैन होता है उनके ऊपर। सुरेश कुमार जी जौनपुर से, राधा वल्लभ प्रसाद, मीनू जी मुरादाबाद से, श्री हरिवंश महाराज, रश्मि सिंह जी रजिस्टर्ड, वंश जी लंदन से, अमित जी दिल्ली से, आशुतोष दुबे जी अयोध्या जी से। तो जब ऋतु गई थी, डेफिनेटली हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरे और ऋतु के बीच में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो ऋतु लगा मैं महाराज जी के सामने अपना प्रश्न रखती हूँ। उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि मुझे एकदम एकांतिक समय चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज बहुत बिजी रहते हैं तो वो एकदम 1 to 1 एकांतिक समय नहीं दे पाए। बट जो एकांतिक जो टीवी पे आता है, जो यूट्यूब पे आता है, उसमें ऋतु को स्लॉट मिला और ऋतु ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी आइडेंटिटी प्लीज़ हिडन रखिएगा, और उन्होंने इसका रिस्पेक्ट भी किया। तो आप देखेंगे जब ऋतु ने अपना सवाल पूछा था, ऋतु का नाम भी नहीं लिया गया था और वो कहाँ से है ऑब्वियसली, प्लस कैमरा उनके ऊपर पैन करके भी नहीं आया था। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया। तो सवाल पूछने लगे तो बीच में किसी को उसी सवाल में फर्दर क्लैरिफिकेशन होते, तो वहाँ ऋतु ने अपना फर्दर क्लैरिफिकेशन पूछा और तब ऋतु की आवाज़ वहाँ पे आई, नहीं ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। तो लोगों ने ऋतु की आवाज़ को वहाँ से पकड़ लिया कि ये ऋतु राठी की आवाज़ है। आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी ऐसा होता है कि किसी बंदे को फर्दर क्लैरिफिकेशन भी होते हैं तो कैमरा हमेशा उन पे पैन करता है, उनको दिखाया जाता है कि वो क्या पूछ रहे हैं। बट ऋतु के केस में ऐसा नहीं हुआ था। प्रयास करें कि हमारा नाम न छूटे। मैं करता हूँ महाराज जी। दूसरी चीज़, जब किसी ने प्रश्न पूछा है तो जनरली बीच बीच में पूरी ऑडियंस पे भी कैमरा पैन होता है। अनफॉर्चुनेटली या कहते हैं भगवान की मर्जी थी, वहाँ पे जब किसी और का प्रश्न था तो ऋतु बैठी हुई थी, वहाँ पे ऋतु की एक इमेज आ गई थी और लोगों ने उसको पकड़ के वायरल कर दिया। कुछ चीज़ें होती है जो आपके हाथ में होती ही नहीं है, जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो इस प्रकार से वो वीडियो बाहर गया लोगों में, और जो लोग प्रेमानंद जी को फॉलो नहीं करते उनको ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल था, ऋतु ने कभी बोला नहीं कि उसकी आइडेंटिटी हाइड की जाए। उनका मकसद यही था कि ये वीडियो वहाँ से बाहर हो। तो दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ प्रेमानंद जी महाराज एपिसोड। हमने तो, ऋतु ने पूरी कोशिश की थी कि वो हिडन रहे, बट जो भगवान को करना होता है वो हो ही जाता है। तो जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, 27 अगस्त की डेट थी, हम अबू धाबी में थे एंड मैं निकल रहा था अबू धाबी से, फ्लाइट पे आ गया। फ्लाइट पर पता नहीं चला, बट जैसे ही लैंड हुए तब पता चला कि ये चीज़ इतनी वायरल हो गई है और उसको हर एक न्यूज़पेपर, हर एक मीडिया हाउस, हर एक चैनल ने, एवरी क्रिएटर ऑन यूट्यूब ऑलमोस्ट कवर्ड इट। एंड उस चीज़ को एक ऐसा नाम दे दिया गया कि मैंने चीट किया है,
मैं अबू धाबी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। मतलब बहुत अजीब अजीब चीज़ें लगाई गई। जब ऐसा अगर किसी स्त्री के चरित्र पे क्वेश्चन उठते हैं तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, फेमिनिज्म वाले खड़े हो जाते हैं, विमेन सपोर्ट वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी के कैरेक्टर को बैश करा सोशल मीडिया पे, किसी को लगाई, सबको लगाए नॉर्मल है और पेल के करते हैं। पहली बार जब ये न्यूज़ पिकअप हुई तो पूरा नैरेटिव था कि ऋतु सैड है, वो रो रही है, वो पेन में है और मेरे को एक चीटर बना दिया कि मैं तो भाई चीट करता हूँ अपनी वाइफ को। फिर जब ऋतु ने अपने इंस्टाग्राम पे जो क्लैरिफिकेशन वीडियो डाला कि मैं इस बंदे को 8 साल से जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ वो कैसा है क्या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है वो हस्बैंड वाइफ मिलकर सॉल्व कर लेंगे। उस आदमी का इन एंड आउट मैं जान होगी, कुछ बात हो जाएगी, सॉल्व तो हो जाएगी। जब ये वीडियो आ गया उसके बाद पूरा नैरेटिव शिफ्ट, अब चीटर वाला नैरेटिव काम करता नहीं, वो शिफ्ट हो गया कि एक पीआर स्टंट है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ और किया वो इंटरनेट ने ही किया, वो अपने आप लोगों ने किया, न्यूज़पेपर्स ने किया, यूट्यूब चैनल्स ने किया, क्रिएटर्स ने किया और मीम पेजेस ने किया। इंटरनेट पे इतने लोगों के इतने सारे ओपिनियंस बन जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक को जस्टिफाई करना। इसलिए वी डिसाइडेड कि यार हम चुप ही रहते हैं। जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी लोग किसी बारे में बात कर रहे होते हैं ना, फिर एक ट्रेंड चालू होता है, स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है। जब लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो लोग भी इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना जाने हुए कि इसकी पीछे की सच्चाई क्या। बहुत लोगों ने ट्विटर में, शायद वो मुझे जानते भी नहीं होंगे, फ्लाइंग बिश कौन है जानते भी नहीं होंगे, लेकिन सब लोग भर भर के ट्वीट कर रहे थे। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं सच्चाई से, ये एक पीआर एक्टिविटी थी और किसने कराई थी ये मैं आपको बताऊंगा। हर आदमी, हर औरत अपनी अपनी मन की स्टोरीज बता रहा था। कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम कर दिया कि मेरे पे एफआईआर हो चुकी है किसी किसी दफा के अंडर, उनके पास एफआईआर की कॉपी भी है। अब देखो केस नंबर वगैरह है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूँ। नेक्स्ट डे ये चीज़ ट्विटर पे पकड़ ली। बहुत सारे प्रोफाइल्स जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स होते हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, सेम कट कॉपी पेस्ट सेम ट्वीट बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा था, गौरव चीटेड ऑन हिज वाइफ एंड लेफ्ट हर अलोन विद 2 किड्स, एंड ऑफ लव मैरिजेस डिवोर्स। एक और ट्वीट सिमिलर वायरल जाने लगा कि गौरव इज एंजॉइंग हिज हॉलीडेज इन अबू धाबी विद हिज रूमर गर्लफ्रेंड। मतलब मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बना दी गई जिसके साथ मैं अबू धाबी में छुट्टियां मना रहा था, जबकि मैंने उस दिन व्लॉग भी पोस्ट किया था कि मैं फैमिली और बच्चों के साथ हूँ। वहाँ से मेरी एक स्टोरी वायरल हो गई थी जहाँ पे पीछे एक लेडी की आवाज़ आ रही थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो ऋतु की आवाज़ है। तब तक ये पीआर वाला मामला पकड़ चुका था और ये लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, बस पीआर बना रहे हैं ये लोग कि इनका डिवोर्स होने वाला है। एक्चुअली में वो आवाज़ मेरी मम्मी की थी। एक भाई साहब ने कहीं ना कहीं के तार जोड़ के इस पूरे इंसिडेंट से मुझे मोदी भक्त डिक्लेयर कर दिया। देखिए बहुत सारे ट्वीट्स वायरल हुए हैं लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन थी, सबसे पहले डिवोर्स एंड उसके बाद चीटिंग और उसके बाद ये पीआर स्टंट है। बहुत सारे ट्वीट्स का सेम कट कॉपी पेस्ट होना, 3-4 फॉर्मेट्स वायरल हुए थे और जो ग्रुप्स इस ट्वीट को वायरल करा रहे थे उन्होंने ये सारे ट्वीट्स मैक्सिमम 80% ब्लू टिक वेरीफाइड प्रोफाइल से ही कराए। इन ग्रुप्स के पास ऐसे प्रोफाइल्स का भंडार होता है जो एक ऐसे नेगेटिव पीआर कैंपेन में ही चलाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ब्लू टिक वाली प्रोफाइल कर रही है ट्वीट तो बड़ी ही जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही होगी। मेरे पुराने वीडियोस की भी बहुत सारी क्लिप्स काट के वायरल की गई। देखिए मैंने इंटरनेट पे 1800 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। एक क्लिप वायरल हुई है जहाँ ऋतु बोल रही है कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सच बता रहे, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी यहाँ पे। उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट सर पैर नहीं, बस वो पार्ट को वायरल कर दिया गया। एक क्लिप वायरल हुई है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि गौरव अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का एक तरीके से हिंट दे रहा है। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस when you just have a baby। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब, प्यार दूर की बात है। वो क्लिप थी जब मैं लखनऊ में था और लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। मुझे कुछ अच्छा केस मिलता था तब मैं उसको एक्सप्लेन करता था और उस समय मैं वही सब पढ़ रहा था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता तो आप उसको कोई कहीं से भी तार जोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए 1800 वीडियो जब बन जाते हैं ना तो एक वीडियो मुझसे ही पूछेंगे, जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला वीडियो है ना ये मुझसे पूछेंगे गौरव ये किस वीडियो का ढूंढ के बता। तो भाई मुझे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। कोई नॉर्मल बंदा जो इंस्टाग्राम पे अपने दिन के 4-5 घंटे बिता रहा है वो ये कर ही नहीं सकता कि पीछे जाके इतने सारे डेटाबेस में से खोज के उसी समय विद इन आवर्स वो क्लिप को वायरल कराए ट्विटर पे। ये सब एक प्रॉपर पीआर टीम्स का काम होता है जो बैकएंड पे लगी होती है। कुछ एक लॉबी होती है जो आपके पीछे लग जाती है और उनकी टीम्स दिन रात उसी काम पे लगी रहती है। कुछ लोगों ने कहा कि इनको बिग बॉस में जाना है इसीलिए इन्होंने ये सब काम किया। यार बिग बॉस के इन्विटेशन पिछले 5 साल से आ रहे हैं। एक और सेट पैटर्न जा रहा था, मेरी जो वेडिंग वीडियो है वो वायरल हो गई और उन्होंने कहा कि जब इनका डिवोर्स का सीन आ रहा है तब ये लोगों को इमोशनल करने के लिए अपनी वेडिंग क्लिप्स सब मार्केट में रिलीज करके वायरल कर रहे हैं। वो वीडियो 2019 में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। लेकिन क्या है, कुछ लोग आपको नहीं जानते या जानते हैं, हाँ फ्लाइंग बीस्ट है, 3-4 व्लॉग देखे,
जो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बने थे, आसमान में भारत देख लिया, चंद्रयान का लॉन्च देख लिया, बट दे नो हु इज, तो उनको पता ही नहीं है, उन्होंने जर्नी फॉलो ही नहीं की। उनको लगता है हाँ शायद अभी इसने वेडिंग क्लिप्स वायरल कराई है। इसके साथ ही पड़ोसियों ने तो ये तक दावा किया कि गौरव तनेजा अपनी वाइफ रितु को नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं, कि रितु ने होटल में रंगे हाथों किसी लड़की के साथ गौरव को पकड़ा है। एक रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल, वैसे तो सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, लेकिन मेरे सामने जो वीडियो लगा, न्यूज़ 18 का एक चैनल है, उसकी एंकर है भावना। उन्होंने ऐसे ऐसे रिमार्क्स किए हैं कि आपको सुन के शर्म आ जाएगी। गौरव को रंगे हाथों पकड़ा एस्कॉर्ट्स के साथ। मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। रितु राठी ने गौरव तनेजा को उसे धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा, एस्कॉर्ट्स के साथ होटल रूम। रेडिट पर एक यूजर ने गौरव तनेजा और रितु से रिलेटेड एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और वो क्या क्लेम कर रही हैं कि ये किसी रेडिट यूजर ने लिखा है, ना उस यूजर का पता है वो कौन है। कल को मैं भी लिख दूंगा कि भावना जी के हस्बैंड को पकड़ा गया होटल में रंगे हाथों के साथ, खुद ही एक रेडिट पे पोस्ट बना के और उसको अपने यूट्यूब पे चालू कर दूंगा, तो कैसा रहेगा। आगे भावना जी कहती हैं कि जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी तो गौरव बहुत परेशान थे क्योंकि उनको एक बॉय चाहिए था, और गर्ल हुई तो उन्होंने रितु पे अत्याचार चालू कर दिया और इनकी डिफरेंसेस चालू हो गए। सीरियस इशू तब हुए जब कपल दूसरी बार प्रेग्नेंट था। गौरव की ओर से साफ दबाव था कि वे एक लड़का चाहते हैं। जब एक बच्ची का जन्म हुआ तो गौरव और उनकी फैमिली बहुत निराश हुए। मतलब आप इन बड़े न्यूज़ चैनल्स और रिपोर्टर्स की मानसिकता देखिए, इनकी पर्सनल मानसिकता ही है जो वीडियोस के द्वारा निकल के आती है। उन्होंने ये भी कहा कि रितु ने गौरव का फोन पकड़ लिया जहाँ पे वो ऑनलाइन पेड सेक्स सर्विस ले रहे थे। रितु को गौरव के फोन से ये भी पता चला कि गौरव को संदिग्ध वेबसाइट्सों पर ऑनलाइन पेड सेक्स सर्विसेज मिलती है, जिसे रितु ने रंगे हाथों पकड़ा। वीडियो के एंड में ये रिपोर्टर्स बड़े कन्वीनियंटली कह देते हैं कि ये वेरीफाइड नहीं है। हाल ही में रितु ने गौरव को फिर किसी के साथ उसे धोखा देते हुए पकड़ा जब वो होटल रूम बुक कर रहा था। न्यूज़ 18 की टीम भी इस दावे की पुष्टि नहीं करती, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सेटल्ड लॉ है कि आप अगर किसी चीज़ को रीपोस्ट करते हैं, ट्विटर पे रीशेयर करते हैं, कहीं पे भी रीशेयर करते हैं, या किसी और यूज़र के लिखे हुए किसी भी पोस्ट को पढ़ते हैं, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज गुड एज पब्लिशिंग दैट रिपोर्ट। और आखिरी में सिर्फ एक डिस्क्लेमर दे देना, वो आपकी वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर आता है और आपको उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मीम पेजेस भी एक्टिव हुए। देखिए, मीम मार्केटिंग आजकल एक बड़ा इफेक्टिव टूल है अपनी बात को एक फ़नी वे में लोगों तक पहुंचाना, और बहुत सारे लोग मीम मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। ये कोई फ्री में नहीं होती, जो बहुत सारे मीम पेजेस बने बैठे हैं, इनके एडमिन्स होते हैं फ्री में। आजकल फ्री में काम कोई नहीं करता, पैकेज दिया जाता है। वो लोग बोलते हैं 5 से 10 मीम बना के भेजेंगे, आप 3 सेलेक्ट कर लेना। 3 मीम्स का पैकेज यूजुअली मार्केट में चलता है। तो अगर आप देखेंगे मीम पेजेस ने भी विद इन अ डे 3-4 मीम्स निकाल के उसको वायरल करा दिया। तो अगर आप इतना एक वेल कोऑर्डिनेटेड पूरा सिनेरियो देखेंगे इंटरनेट पे, जहाँ पे आपको बम्बार्ड किया जा रहा है, विद इन 3-4 डेज सब कुछ ब्लास्ट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं आप बिलीव करने ही लगेंगे कि ये PR स्टंट था, इसमें यूजुअल ऑडियंस की कोई गलती है ही नहीं। लेकिन अब सवाल आता है कि ये PR कैंपेन चला कौन रहा था। देखिए, राइट नाउ गाइज, आई एम नॉट एट एन एज एंड पोजिशन कि मैं पब्लिसिटी के लिए चीप स्टंट्स करूँ। देयर इज़ अ सर्टेन ग्रुप दैट अटैक्स मी एवरी टाइम, दैट वॉन्ट्स टू अटैक माई क्रेडिबिलिटी, क्योंकि उनको शायद ये सहन नहीं हो पाता कि एक सेंसिबल बंदा, एजुकेटेड बंदा, वो अपने कल्चर और धर्म के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। देखिए, सबसे पहले वो हवन वाला इंसिडेंट, जब हम पुराने घर में गृह प्रवेश करे थे और हमने हवन कराया था और मैंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद सब लोगों ने मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे एक सवाल खड़ा कर दिया कि IIT से हो के भी ओल्ड वैदिक प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता है। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि केमिस्ट्री के शायद फंडामेंटल लॉज ये नहीं जानते, क्योंकि कंबस्शन में जो COX, NOx, SOx गैसेस निकलती हैं वो उनको शायद पता नहीं है। देखिए, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजों में जो कंबस्शन और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है वहाँ बिल्कुल वही पढ़ाया जाता है कि वो बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। लेकिन आपको बता दूँ, अभी हज़ारों रिसर्च ऐसी हो चुकी है हवन और अग्निहोत्र के ऊपर, जिसमें से कि एक रिसर्च आपको बताता हूँ जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के अंडर हुई थी। वहाँ पाया गया था कि हवन करने से माइक्रोब्स इन द एयर कम होते हैं, SOx, NOx कम होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, जो माइक्रोबियल काउंट है एयर में पैथोजेंस का, देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ 55% इन बैक्टीरिया, 15% इन फंगाई, 79% इन पैथोजेंस ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर द यज्ञ वाज ओवर। और यज्ञ के पहले दिन देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ 47% इन NO2, 60% ऑन द नेक्स्ट डे। इन केस ऑफ SO2, रिडक्शन वाज 86% ऑन द डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट 100% ऑन द नेक्स्ट डे, क्योंकि जो SO2 के लेवल्स थे वो डिटेक्शन लेवल के नीचे थे। अगर आप ग्राफ भी देखेंगे, उन्होंने प्लॉट किए थे कि यज्ञ के पहले और यज्ञ के बाद NO2 और SO2 और SPM के लेवल्स क्या थे, उसमें रिमार्केबल डिफरेंस था। इसके बाद आ जाता है ईयर पियर्सिंग का इशू। हमारी जो बड़ी बेटी है उसकी ईयर पियर्सिंग होती है। देखिए, हमारे धर्म में 16 संस्कार होते हैं और ईयर पियर्सिंग उसमें से ही एक संस्कार है जो कि सबको करना चाहिए, जो भी बिलीव करते हैं अपने धर्म में। जब हमने वो किया तो हमें एक इर्रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बोल दिया गया,
हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और इसको चाइल्ड अब्यूज से लिंक कर दिया गया। इसके लिए हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और सिंपल सी एक बात रखी कि कुछ धर्म में सर्कमसिजन होता है या खतना होता है, क्या उसको भी आप चाइल्ड अब्यूज बोलेंगे? ऑपोजिट पार्टी थी हिंदुस्तान टाइम्स, सबके मुंह बंद हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अच्छे से फटकार भी लगाई और वो आर्टिकल टेक डाउन करने के लिए भी बोला। इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था मेरे बर्थडे पे दिल्ली मेट्रो का। 2 बजे का मीटिंग टाइम था, 1:30 बजे का। वहाँ बहुत सारी भीड़ आ गई थी। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ कि वो एक इमेच्योर डिसीजन था। आप लोगों को पता होगा कि सिनेरियो क्या हुआ। रितु ने सरप्राइज प्लान किया था, इट वेंट अदर वे अराउंड। 1:30 बजे भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन भीड़ 12 बजे से लगना वहाँ शुरू हो गई होगी। 1:30 बजे चमत्कारिक सब लोग एक तरह आने गए होंगे एक साथ। पुलिस बैठी रही। जब भीड़ लग रही थी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान तब नहीं रखा, ट्रैफिक का ध्यान नहीं रखा। 11:30-12 से वहाँ भीड़ लगना चालू हो गई थी रोड पे। पुलिस ने वहाँ राउंड भी लगाया, बट दे वर वेटिंग फॉर मी टू कम, यहाँ कुछ होगा, इसको अरेस्ट करेंगे। जब मैं वहाँ उतरा तो कुछ ऐसे लोग वहाँ आ गए थे जो मुझे जहाँ जाना था, हमारे पास जिस मेट्रो स्टेशन की परमिशन थी, वहाँ से ड्राइव करके मुझे वो इस मेट्रो स्टेशन ले गए। अब जब मैं उस मेट्रो स्टेशन गया, वहाँ की परमिशन नहीं थी, मुझे अरेस्ट करके वो पुलिस स्टेशन लग गए। रितु और बच्चों को इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो करेक्ट मेट्रो स्टेशन पर थे। मेरे जो पर्सनल वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग थे उनको बाहर कर दिया गया। कुछ संदिग्ध लोग इनर सर्कल में आकर, इतनी भीड़ थी, क्राउड जहाँ जा रहा था मैं वहीं जा रहा था, वो मुझे वहाँ ले गए और ये पूरा इंसिडेंट हुआ। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, पुलिस वॉज इन अ रश टू सर्कुलेट माई अरेस्टेड इमेजेस विद द मीडिया विद द इंटेंशन, आप गैस लगा लीजिए। देखिए जो धाराएं FIR की मुझ पे लगाई गई थी मेट्रो स्टेशन केस में, उसकी मैक्सिमम सेंटेंस 6 मंथ्स होती है और एज पर दी लॉ CRPC में लिखा हुआ है, नया वाला भी है, नाम चेंज हो गया, कि जिस भी ऑफेंस में 6 महीने से कम का सेंटेंस होता है, पुलिस को उसकी इन्वेस्टिगेशन 90 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है। एक्सटेंशन लेना भी तो मैक्सिमम 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाता है। आज की डेट में खड़े यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 2.5 साल हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से मुझे कोई भी इंटीमेशन नहीं आया है कि उस FIR का क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उन्होंने क्या पाया, 0। अब बात कर लेते हैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस वाली चीज़ की जो बहुत लोगों को याद होगी। 2020 मई में मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस का वीडियो बनाया था। उसके 1 साल बाद मैंने अपनी BMW कार ली थी और BMW कार की पहली राइड मैंने कहा था, हम लोग उस समय लखनऊ में थे, तो अयोध्या में ही करेंगे। जब वो कार ली, उसके बाद अयोध्या गए, उसके बाद लोगों ने वो फाइनेंशियल क्राइसिस वाले इशू का मीम बनाना सर्कुलेट किया पूरे 1 साल बाद, और मैं उसका क्लैरिफिकेशन दे भी चुका था 2020 में। जो मेरी सेविंग्स थी 2020 में, मेरा चैनल उतना नहीं चढ़ा था लॉकडाउन के जस्ट स्टार्टिंग में। लॉकडाउन में मेरे को ग्रोथ मिली थी, उसके पहले उतना नहीं हम कमाते थे यूट्यूब से, पर जितना भी कमाया था पायलट जॉब से और यहाँ से, हमने एक पीस ऑफ लैंड में इन्वेस्ट किया था। वो पीस ऑफ लैंड में कुछ दिक्कत आ गई थी, उसमें कुछ लीगल केस हो गया था और काफ़ी सारे लोगों ने आसपास की ज़मीनें में इन्वेस्ट किया था। वो एक कमर्शियल लैंड थी, तो वो केस फंस गया वहाँ पे। और आपको पता है सरकारी केस है, कब तक चलते हैं? जब तक वो केस चलता, ना उस पर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना कुछ। तो वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस था हमें, और उसकी एक आध पेमेंट भी फंस गई थी क्योंकि मैंने कहीं से लोन लेके पेमेंट की थी, और ऊपर से हमें उस पर 15% पेनल्टी भी लग गई थी। और उस टाइम मेरी पायलट की जॉब भी चली गई थी, तो मेरे लिए सही में वो एक स्ट्रेसफुल सिनेरियो था। फाइनली हम लोगों ने उसमें कहा कि यार हमें आगे केस में नहीं जाना। हम सब ने 15-20 लोग थे, हमने कहा हम थोड़ा लॉस सह लेंगे, बट ठीक है हमें वो पैसा वापस दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। तो ये पूरी स्टोरी थी उसकी। 1 साल बाद जब वो पैसा आ गया, फिर YouTube में एक ग्रोथ भी मिली, और आपको पता है एक यूट्यूबर 1 साल में कितना कमा सकता है, तो एक BMW कार अफोर्ड कर सकता है वो। बट मीम पेजेस ने उसको इशू बनाया, फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत बड़ा इशू बनाया, और जिन लोगों को पूरी स्टोरी नहीं पता वो बस यही सोचते हैं कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस था, बेवकूफ़ बनाया लोगों को, और शायद 1 महीने बाद कार खरीद ली। और उसके बाद तो रिसेंट ये मैरिज वाला इंसिडेंट आपको पता ही है, कैसे सब लोग एक्टिव हुए, ट्विटर पे कोऑर्डिनेटेड पोस्ट गए, क्रिएटर्स ने सारे ने वीडियोस बनाई। लेकिन इतना सारा अगर आप सोचेंगे PR हुआ है, तो काफ़ी सारा पैसा उस लॉबी ने खर्च किया होगा इसको इतना बड़ा वायरल कराने के लिए। अगर ये PR स्टंट ही होता और हमें इससे कुछ गेन करना होता, तो जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैं तो रोज़ व्लॉग पोस्ट करता, मैं तो रोज़ बताता कि आज ये हुआ। रितु भी रोज़ व्लॉग पोस्ट करती, तभी तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज क्या फ़ायदा उठाएंगे आप। जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था तो थोड़े लॉयर्स ने भी रितु को कांटेक्ट किया, और वो लॉयर्स सरप्राइजिंगली उसी लॉबी से थे जो हमें अपोज करते हैं। एंड जब मेरा हिंदुस्तान टाइम्स का केस भी हुआ था, तो ऑपोजिट पार्टी से भी उनमें से कुछ लॉयर्स वहाँ पे भी खड़े थे, तो उनको लगा शायद अब तो उनका घर टूटने वाला है, घुस के और जल्दी तोड़ते हैं। देखिए एंड में मैं यही कहूँगा, बहुत लोग इस सिचुएशन में मेरे साथ खड़े भी रहे। जो भी ईमेल्स और DMs मेरे को आए, वो 99% ऐसे थे कि वी लव यू, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो और गेट बैक टुगेदर। कमेंट सेक्शन में आप देखते हैं तो एक अलग पिक्चर पेंट होती है, वहाँ पे लोग बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। देखिए एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हर लंबे रिलेशन में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि सब लोग एग्री करेंगे, किसी को कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है, और हमने भी इसको डिस्क्लोज करने का फैसला नहीं किया। जो भी बात हुई वो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज
आज की वीडियो में जो हुई थी उतनी ही हुई थी। तो 10 लोगों के 10 ओपिनियन बन जाते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो 5 लोग अपने छोड़ देते हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में हर प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करते हैं। ट्विटर पे जाएंगे, न्यूज पोर्टल्स पे जाएंगे, मीम मार्केटिंग करेंगे। मीम मार्केटिंग आपको पता है कितना ज्यादा शेयर होता है। तो अब जो 10 लोग हैं जो अलग अलग सोच रहे थे, इन 5 लोगों को देख के वो भी यहीं पे आ जाते हैं। उनको लगता है हाँ, और फिर उन 15 लोगों को देख के बाकी 50 लोग और आ जाते हैं और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है। और एक टाइम के बाद पूरा सोशल मीडिया उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है जहाँ पे जो ग्रुप्स हैं जो टारगेट करते हैं, इनका पर्पस वहाँ सॉल्व हो जाता है। देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो से सहमत नहीं होंगे। उनको लगेगा कि PR स्टंट हमने ही करवाया। देखिए, भगवान ने सबको बुद्धि और विवेक दिया है, आप उसका यूज करके अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, जो भी लोग खड़े हुए साथ में, जितने भी लोगों के DM आए, ईमेल्स आए, मैं सबको शायद पर्सनली थैंक यू नहीं कर पाया, बट इस वीडियो के माध्यम से आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। एंड जय हिंद।